हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लियर एग्जाम विथ एचएस में। जैसा कि इसके पहले मैथ के लेक्चर 4 के अंतर्गत ही परसेंटेज की पार्ट 1 में मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस या परसेंटेज पढ़ाया हुआ था। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ा रहा था। सिस्टम में कुछ एरर आ जाने की वजह से वो लेक्चर वहीं पर मैंने क्लोज कर दिया था। तो आज मैं उसी के क्रम में आगे बढ़ाता हूँ सिंपल एवं कंपाउंड इंटरेस्ट से, यानी कि साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज से। तो हमने उस दिन आपको समझा दिया था कि सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। और कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज, हिंदी में अगर बात करें तो चक्रवृद्धि ब्याज। दोनों में फ़र्क क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है ना, प्रिंसिपल फिक्स रहता है, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं बदलता है। कौन नहीं बदलता है? प्रिंसिपल अमाउंट नहीं बदलता है। प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है? फिक्स रहता है, फिक्स्ड रहता है, फिक्स्ड। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि प्रिंसिपल अमाउंट, मैं पी ए लिख रहा हूँ, मतलब शॉर्ट में प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है? बदलता जाता है। मतलब क्या होगा? प्रिंसिपल अमाउंट हर बार बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? जैसे मान लीजिए आपने किसी को 1000 रुपये दिए। कितना दिया? 1000 रुपया दिया। और उस व्यक्ति ने आपसे कहा कि आपको हर साल 10% इस पर इंटरेस्ट देगा। कितना इंटरेस्ट देगा? 10% का आपको हर साल इंटरेस्ट देगा। तो जब इंटरेस्ट देगा तो 1000 पे वो 10% का जब इंटरेस्ट बनाएगा तो बनेगा आपका 100 रुपया। 1000 पे अगर 10% का इंटरेस्ट बनाएगा तो बनेगा 100 रुपया। तो पहले साल वो आपको 100 रुपया दे देगा। और फिर नेक्स्ट ईयर जब आप जाएंगे तो नेक्स्ट ईयर फिर से वो 1000 पे 10% का आपको इंटरेस्ट दे देगा। तो फिर आपको दूसरे साल भी 100 रुपया दे देगा। मतलब हर साल, पहले साल भी 10,000 ही आपका प्रिंसिपल अमाउंट है और दूसरे साल भी 1000 रुपया आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। ये साधारण ब्याज में होता है। लेकिन अगर बात किया जाए चक्रवृद्धि ब्याज का तो इसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट बदल जाएगा। पहले साल जैसे उसने आपको दिया 1000 पे 10% इंटरेस्ट दिया तो आपको मिल गया 100 रुपया। और दूसरे साल जब वो आपको 10% इंटरेस्ट देने जाएगा तो ये 100 रुपया पहले साल वाले प्रिंसिपल में जुड़ जाएगा। पहले साल आपका प्रिंसिपल था 1000, तो इसमें इंटरेस्ट फिर जुड़ जाएगा 100 रुपया और आपको मिलेगा नया प्रिंसिपल 1100 रुपया। तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो गया? बदल गया। ये आपका क्या हो गया? न्यू प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। ये क्या हो गया? न्यू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ये न्यू। मतलब अब जब आपको इंटरेस्ट वो देगा तो आपको इंटरेस्ट वो 1100 रुपये पे देगा। मतलब 1100 गुणे 10/100 करेगा, मतलब 1100 पे 10% आपको इंटरेस्ट देगा। तो हर साल आपका क्या होगा? प्रिंसिपल अमाउंट बदलेगा। किस में बदलेगा? चक्रवृद्धि ब्याज में। साधारण ब्याज में क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट फिक्स होता है। ठीक है, अब आइए इसका फार्मूला देख लेते हैं। जैसे दिया हुआ सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी आर टी बाई 100। पी का मतलब है प्रिंसिपल, जो आपको प्रिंसिपल अमाउंट होगा, प्रिंसिपल अमाउंट। आर का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ INT मतलब इंटरेस्ट, इंटू टी का मतलब है टर्म ऑफ पीरियड, कितने साल के लिए है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, डिवाइड बाई 100। इसको एक हल्के से एग्जांपल्स में आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो आपने किसी को 1000 रुपया दिया, आपने 1000 रुपया उसको दिया और वह उस पर 10% के हिसाब से इंटरेस्ट देगा और वह 3 साल, आपको 3 साल के लिए उसने आपसे पैसे उधार लिए हैं फॉर 3 ईयर। तो इस पर कितना बनेगा आपका सिंपल इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा? आपको कुछ नहीं करना, प्रिंसिपल अमाउंट 1000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 इंटू 3 डिवाइड बाई 100 आपका डायरेक्ट आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा 300। मतलब वह व्यक्ति आपको हर साल 300 रुपये के हिसाब से हर साल देगा। तो टोटल 300 रुपये आपको 3 साल में वह सिंपल इंटरेस्ट देगा। तो आइए इस पर एक सिंपल क्वेश्चन हम कर लेते हैं। दिया हुआ है अन्ना ने किसी बैंक से, अन्ना ने किसी बैंक से एक निश्चित राशि निवेश किया जो साधारण ब्याज देता है। कैसा देता है? सिंपल इंटरेस्ट देता है। अन्ना एक व्यक्ति है, इन्होंने किसी बैंक में अपना पैसा निवेश किया है, इन्वेस्ट किया है, निवेश मतलब इन्वेस्ट किया है, और वो क्या देता है? सिंपल इंटरेस्ट देता है, साधारण ब्याज देता है। और 2 साल के अंत में निवेश का 240 रुपया था। 2 साल के अंत में निवेश कितना हो गया? 240 रुपया हो गया। और 3 साल तक उसने और इंतज़ार किया तो उसको 420 रुपया प्राप्त हुआ। तो उसके द्वारा आरंभ में निवेश की गई कुल मूल राशि कितनी है? देखिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन समझने के बाद आधी समस्या वैसे ही खत्म हो जाती है। तो बोल रहा है कि 2 वर्ष के अंत में निवेश का मूल्य 240 रुपया। अन्ना को मान लेता हूँ मैं ए ने किसी बैंक में इन्वेस्ट किया
तो 2 साल के बाद, आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद अन्ना का जो निवेश है वो हो गया 240 रुपया, 240 रुपया। लेकिन वो बैंक इंटरेस्ट दे रहा है, कैसा? सिंपल इंटरेस्ट, या सही मतलब सिंपल इंटरेस्ट। 2 साल बाद बता रहा है कि उसको अन्ना का जो निवेश है 240 रुपया हो गया। तो 240 रुपये में क्या है? उसका प्रिंसिपल भी है और प्लस इंटरेस्ट भी है, INT, इंटरेस्ट भी है। ठीक है। अब कह रहा है कि अगर अन्ना इसी पैसे को अभी छोड़ देते हैं 3 साल और, 2 साल के बाद इन्होंने 3 साल और छोड़ दिया, जब 3 साल और छोड़ देते हैं तब इनका पैसा हो जाता है 420 रुपया। 3 साल जब और छोड़ें तो इनका पैसा हो गया 420 रुपया। तो कह रहा है कि अन्ना ने निवेश कितना किया था, उसके द्वारा आरंभ में कितना निवेश किया गया था। मतलब 5 साल पहले, 5 ईयर पहले, 5 साल पहले अन्ना का निवेश कितना है, अन्ना का निवेश कितना है, यह क्वेश्चन में पूछ रहा है। अन्ना का निवेश कितना है 5 साल पहले, कितना है, यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो आइए देखते हैं इसको। हम मान लेते हैं कि जो इसका इंटरेस्ट पहले निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं इंटरेस्ट? तो देखिए 2 साल में इनका निवेश का अमाउंट है 240, और 3 साल और रखने पे इनका निवेश हो गया 420। तो हम निकालेंगे इनका, सबसे पहले निकालेंगे 3 वर्ष का साधारण ब्याज, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ना 2 साल के बाद 3 साल और, 2 + 3 ईयर, 5 ईयर। तो हम निकालेंगे कि 3 ईयर का साधारण ब्याज क्या होगा। 3 साल का साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। देखो 5 साल बाद इनका, यानी कि 2 के बाद 3 साल, 5 साल बाद इनका पैसा हो गया 420 रुपया। तो 420 माइनस 240, तो ये क्या निकल जाएगा? ये निकल जाएगा इससे आपका 3 साल का साधारण ब्याज, और ये हो जाएगा आपका 180 रुपया, 180 रुपया। तो अगर 3 साल का साधारण ब्याज, 3 ईयर का साधारण ब्याज है 180, साधारण ब्याज जो है या सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कितना हो गया 180। तो 1 साल का, 1 ईयर का साधारण ब्याज क्या होगा 180/3। तो इसी प्रकार से ये कितना आ जाएगा, करिए इसको, 3 6 या 18 हो जाएगा 60। तो 2 साल का फिर सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 2 ईयर का साधारण ब्याज कितना होगा, तो हो जाएगा 60 × 2 यानी कि 120 रुपी। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो 2 साल पे इनका 240 रुपया है, या फिर 3 साल बाद जो 420 रुपया है, इसमें क्या है, प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है, प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है। तो ये जो 240 रुपये हैं इनके 2 साल के इन्वेस्टमेंट, 2 साल बाद इन्वेस्ट किया, तो इसमें क्या है, प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है। तो आपको इंटरेस्ट पता चल गया कितना, 120 रुपया। तो प्रिंसिपल पता चल जाएगा, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, या निवेश उसी को कह रहे हैं, जो सबसे पहले 5 साल पहले जो निवेश है उसी को हम प्रिंसिपल कह रहे हैं। तो निवेश या प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा आपका 240 माइनस इंटरेस्ट जो आप निकाले हो अभी 2 साल बाद, इंटरेस्ट कितना निकाले हो 120 रुपया, माइनस 120। तो इनका निवेश 5 साल पहले कितना हो गया, 120 रुपया हो गया। तो 5 साल पहले जो निवेश होगा वो कितना हो जाएगा, 5 साल पहले निवेश जो हो गया 120 रुपया। तो हम 120 पे टिक कर देंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। कह रहा है कि एक उम्मीदवार को किसी चुनाव में 57% वोट मिलता है। एक उम्मीदवार है, उसको किसी चुनाव में कितना मिलता है, 57% वोट मिलता है, और वो दूसरे उम्मीदवार को 6524 वोटों से हरा देता है। कोई उम्मीदवार है इलेक्शन में लड़ रहा है और उसको जो है 57% वोट मिलता है, और जब 57% वोट मिलता है तो वो उसको, तो वही कह रहा है यदि वहाँ पे केवल 2 उम्मीदवार हैं तो हारे हुए उम्मीदवारों को कितने वोट मिलता है, ये हमको क्वेश्चन में निकालना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है उम्मीदवार को 57% वोट मिला और वो इतने वोटों से जीत गया। तो यहाँ पर सिर्फ 2 उम्मीदवार हैं, तो हारे हुए उम्मीदवार को कितना वोट मिलता है, तो इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए जीते हुए प्रत्याशी को कितने मिला, जीते हुए जो प्रत्याशी था उसको मिल गया 57% वोट, उसको मिल गया 57% वोट। तो हारे हुए प्रत्याशी को कितना मिला, तो सीधी सी बात है हारे हुए प्रत्याशी को मिला
हारे हुए प्रत्याशी को मिला 100 माइनस 57, यानी कि 43% वोट, 43% वोट, और तब वो जीता 524 वोटों से। मतलब ये क्या है, अंतर है ये कितने वोटों से जीता था, 6524 वोटों से जीता है, हराता है, मतलब ये जीतता है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 57% माइनस 43% इज इक्वल्स टू 6524 वोट, क्योंकि इतने वोटों से दूसरा प्रत्याशी हारा था या पहला प्रत्याशी जीता था, दोनों एक ही बात है। तो कह रहा है कि ये 14% वोट हैं, 14% वोट हो गए आपके। इसको जब करेंगे आप सॉल्व तो ये हो गए 6524 वोट, 14% वोट हो गए आपके 6524 वोट। तो 1% वोट कितना होगा, 1% वोट 6524 बटे 14। तो पूछ रहा है तो हारे हुए उम्मीदवार को कितने वोट मिले, तो हारे हुए उम्मीदवार को कितना मिला था, 43%, हमने निकाला यहाँ पे। तो 43% वोट कितना होगा, 6524 डिवाइड बाई 14 इंटू 43। तो ये हो जाएगा आपका टोटल 2003 वोट। ये वोट मिले किसको, हारे हुए प्रत्याशी को, क्योंकि यहाँ क्या पूछ रहा है, तो हारे हुए उम्मीदवार को कितना वोट मिला, हारे हुए उम्मीदवार को कितना वोट मिला, तो मिला आपका 20038। ये वाला आपका है इसका आंसर। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट, कुछ सिंपल कॉन्सेप्ट बताते हैं, कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। मतलब अगर हम एक ग्राफ खींचें, जैसे इसका मतलब क्या है, यस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मतलब अगर आप एक ग्राफ खींचते हैं ना इस प्रकार से, और इस वाले वाई एक्सिस पे मान लीजिए आप सिंपल इंटरेस्ट दिखा रहे हो, यानी साधारण ब्याज, और इस वाले पे आप टाइम दिखा रहे हो, तो ये सीधा होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। मतलब ये है कि अगर यहाँ पे मान लो 1 ईयर टाइम है, तो यहाँ पे ये इंटरेस्ट है, जैसे जैसे आप टाइम बढ़ा रहे हो इंटरेस्ट भी बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे 2 ईयर है तो यहाँ पर ये इंटरेस्ट है। इसी प्रकार से क्या होगा, इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब इनके बीच में कैसा संबंध होता है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। अगर कभी पूछे एग्जाम में कि सिंपल इंटरेस्ट का समय के साथ कैसा संबंध होता है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। इसको हम, ये जो बनाया लाइन, इसे हम क्या बोलते हैं, वाई इक्वल्स टू एम एक्स। क्या बोलते हैं, वाई इक्वल्स टू एम एक्स। वाई इक्वल्स टू एम एक्स कभी कोई एग्जाम में पूछ सकता है कि इससे कैसी लाइन बनेगी, तो आप ये भी बता सकते हैं कि वाई इक्वल्स टू एम एक्स से सीधी लाइन बनती है, ओरिजिन से होकर सीधे निकलती है, इसे हम कहते हैं वाई इक्वल्स टू एम एक्स। और जो फाइनल अमाउंट होता क्या था, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। और जब प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इसका ग्राफ बनाने को कहेगा तो क्या हो जाएगा, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, या फिर वाई इक्वल्स टू सी प्लस एम एक्स। तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा, इसका आप ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। और ये यही क्या है, सी है, यही क्या है, सी है। इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। ये क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट सी, और ये आपका इंटरेस्ट। तो इसका ग्राफ इस प्रकार से बनता है। अगर कहे कि सिंपल इंटरेस्ट टाइम के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है तो सही है, लेकिन अगर आपसे ये कहे कि अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल भी टाइम के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो गलत है। प्रिंसिपल अमाउंट टाइम के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं होता है। तो क्लियर एकदम सुन लीजिए, ओनली एंड ओनली सिंपल इंटरेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मतलब सिर्फ और सिर्फ साधारण ब्याज समय के साथ बढ़ता है, अमाउंट नहीं बढ़ता है। अमाउंट इज नॉट प्रोपोर्शनल टू टाइम। जो प्रिंसिपल अमाउंट है वह समय के साथ नहीं बढ़ता है। तो कभी कोई स्टेटमेंट वाइज अगर क्वेश्चन पूछता है तो इसको आप गलत नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ साधारण ब्याज समय के साथ बढ़ता है, अमाउंट समय के साथ नहीं बढ़ता है सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक है। और ओनली एंड ओनली लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मतलब जो लाइन ओरिजिन से जाएगा वही डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। ये जो लाइन हमने यहाँ ऊपर से खींचा ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का कौन है, ये जो ओरिजिन से जा रहा है। आइए देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने आपको बताया है कि प्रिंसिपल अमाउंट बदल जाता है। एक बार फिर से मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने किसी को दिया 1000 रुपया, उसने कहा कि मैं 10% पर ईयर के हिसाब से आपको इंटरेस्ट दूंगा, 10% पर ईयर के हिसाब से क्या दूंगा, इंटरेस्ट दूंगा। तो 1000 का 10% क्या हो जाएगा, 10/100 हो जाएगा 100 रुपी। 1000 का 10% कितना हो गया, 100 रुपी। तो नेक्स्ट ईयर प्रिंसिपल बदल जाएगा। नेक्स्ट ईयर जो प्रिंसिपल होगा वो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर जो प्रिंसिपल होगा वो हो जाएगा 1000 + 100 11 रुपये, 1100 रुपये। 1000 + 100 1100 रुपये हो जाएंगे। तो वही कह रहा है जो प्रिंसिपल 1 होता है ना,
वो इंटरेस्ट 1 के साथ ऐड हो जाता है, इंटरेस्ट 1 के साथ ऐड हो जाता है प्रिंसिपल 1, ये आई है, आई मतलब इंटरेस्ट। तो जो प्रिंसिपल 1 है ये क्या होता है, अमाउंट प्लस इंटरेस्ट दोनों जोड़ के हो जाता है, फिर नेक्स्ट ईयर में प्रिंसिपल 2 हो जाता है, ठीक है। और इसी प्रकार से P2 जो है प्रिंसिपल 2 है, फिर ये इंटरेस्ट 2, ये इक्वल टू नहीं प्लस है, और फिर ये अमाउंट 2 के साथ जुड़ के प्रिंसिपल 3 हो जाता है। मतलब हर साल क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट चेंज होता रहता है। अब देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, एक बार देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो इसका मतलब ये कहने का है कि P1 मतलब प्रिंसिपल 1 प्लस इंटरेस्ट 1, जो भी इंटरेस्ट निकलेगा, जैसे मान लो यहाँ पे प्रिंसिपल 1 था और ये इंटरेस्ट 1 हो गया, ये दोनों जोड़ के क्या हो गया, P2 हो गया। क्या हो गया, P2, ये हो गया प्रिंसिपल 2, ठीक है। अब फिर से क्या होगा, प्रिंसिपल 2 प्लस इंटरेस्ट 2 जोड़ के प्रिंसिपल 3 हो जाएगा। हर साल क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट बदलता रहेगा। तो इतना लंबा करने के बजाय हम फार्मूले से करेंगे। तो इसका फार्मूला क्या होता है ये देख लेते हैं। इसका फार्मूला होता है ए इक्वल्स टू, या अमाउंट इक्वल्स टू, इसी को एम बोल दो, अमाउंट इक्वल्स टू पी यानी कि प्रिंसिपल प्लस 1 प्लस आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाई 100 के पावर एन। एन क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। एन क्या होता है, टाइम पीरियड होता है, नंबर ऑफ टर्म होता है। तो इस फार्मूले से अब हम आगे चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चंस करेंगे। आइए देखते हैं, अभी क्वेश्चन से प्रैक्टिस हो जाएगा। इसे हम कहते हैं अमाउंट इक्वल्स टू, ये ए अमाउंट है, पी प्रिंसिपल है, 1 प्लस आर बाई 100 के पावर एन। एन क्या है, टाइम पीरियड है। तो आइए देखते हैं इस पर क्वेश्चंस। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, तो टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल निकाल देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। आइए क्वेश्चंस लगाते हैं, अभी समझ में आ जाएंगे। अभी साधारण ब्याज का ही क्वेश्चन है, इसके आगे कंपाउंड इंटरेस्ट का भी क्वेश्चन आएगा। और क्वेश्चन है, कह रहा है कि मिस्टर जोजो ने 5% वार्षिक ब्याज की साधारण दर पर कुछ राशि निवेश की और 8 वर्ष के अंत में निवेश की गई राशि और अर्जित ब्याज मिलकर रुपया 1400 मिला। निवेश की गई राशि कितनी थी। सीधी सी बात पूछ रहा है, कह रहा है कि मिस्टर जोजो हैं, इन्होंने 5% वार्षिक ब्याज की साधारण दर, मतलब कौन सा ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट नहीं बदलेगा, फिक्स रहेगा। प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट था 5% पर ईयर, और इन्होंने 8 वर्ष, टाइम कितना रखा इन्होंने, 8 ईयर का टाइम रखा, 8 ईयर का, 8 ईयर का इन्होंने टाइम रखा, 8 साल तक रखा। और लास्ट में जो इनको मिला प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मतलब प्रिंसिपल मतलब जो निवेश किया था इन्होंने और प्लस इंटरेस्ट दोनों मिला के इनको मिला 1400 रुपया, 1400 रुपये इनको मिल गए। तो ये कह रहा है कि प्रिंसिपल कितना है बताइए, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है इनका, प्रिंसिपल मतलब निवेश, निवेश कितना किया था इन्होंने 8 साल पहले, वह अमाउंट कितना है वो आपसे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, दो तरीके हैं। पहला क्या है, तो यहाँ पर मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि माना निवेश की गई राशि 100 रुपया है, माना जो निवेश हुआ है वो कितना है, 100 है, माना निवेश इक्वल्स टू 100, और 5% के इंटरेस्ट से 8 साल का कुल ब्याज, तो 5% इंटरेस्ट के हिसाब से कुल इंटरेस्ट 8 साल के लिए के हिसाब से कुल इंटरेस्ट फॉर 8 ईयर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 इंटू 5% इक्वल्स टू 40%। जो निवेश किया माना, मान लो इसको भी हम मान लेते हैं 100% हमने निवेश किया था, और ये 8 सालों में कितना हो गया, 40% हो गया। तो प्रश्नानुसार जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ, क्या दिया हुआ है कि अगर हम 100 प्लस 40 करें तो 140 हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ये हो गया 140। तो ये जो 140% है ये बराबर है किसके, 1400 रुपयों के, क्योंकि दिया हुआ ना कि लास्ट में जो प्रिंसिपल और निवेश, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मिला के जो है ये 1400 रुपये हो गया। तो इसको हम मान लें 1400, तो 1% इक्वल्स टू, इसको हम क्या करेंगे, 1% इक्वल्स टू, तो 1% इक्वल्स टू हो जाएगा 1400/14। और इसी प्रकार से फिर हम निकालेंगे 100% इक्वल्स टू, इसीलिए 100% इक्वल्स टू 1400/14 इंटू 100। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे पूरा तो इसका आंसर आ जाएगा 1000 रुपी। तो मिस्टर जोजो ने शुरू में जो इन्वेस्ट किया था
वो कितना था, वो 1000 रुपये था। कितना था, 1000 रुपये था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हरीश एक पूंजी निवेश में 16,000 रुपये का निवेश करता है। कितना, इसमें देखिए डायरेक्ट निवेश दे दिया है, ठीक है, और 10% की वार्षिक ब्याज दर पर सालाना चक्रवृद्धि, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला क्वेश्चन है, सालाना चक्रवृद्धि के रूप में देता है। तो 3 वर्ष के अंत में हरीश के द्वारा प्राप्त की गई राशि कितनी होगी। तो इसका पहले ही मैंने आपको देखो क्या क्या दिया वो लिख लेते हैं। आपको दिया कि पूंजी निवेश कितना दिया है, पूंजी निवेश 16,000, मतलब प्रिंसिपल कितना हो गया, 16,000। प्रिंसिपल मतलब निवेश, पूंजी जो निवेश किया उसने, निवेश हो गया आपका 16,000। पहले क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। फिर दिया हुआ है कि 10% का वार्षिक दर है लेकिन चक्रवृद्धि है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि है ना, इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट 10% वार्षिक है, पर ईयर है। तो 3 वर्ष टर्म दे दिया, टाइम दे दिया आपको, जो टाइम है जिसे हम n मानते हैं हर बार, वो कहते हैं 3 ईयर। तो ये कह रहा है कि उसके 3 वर्ष के लास्ट में जो अमाउंट प्राप्त होगा वो राशि कितना होगा। डायरेक्ट आपसे क्या पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है, अमाउंट। तो राशि कितनी होगी आपसे पूछ रहा है। तो फार्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 के पावर n। वैल्यू को रखेंगे हम यहाँ पे 16,000 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है यहाँ पे 10 डिवाइड बाई 100, कितने टाइम के लिए दिया हुआ है, 3 ईयर के लिए। तो इसको हम रख देंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 21,296 रुपये। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, 21,296 रुपये। अच्छा, अगर यहीं पर क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग तरीके से पूछ लेता कि इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट वाला पैसा कितना है वो बताओ, तो क्या करते आप, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देते, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस पी लिख रहा हूँ मतलब प्रिंसिपल, आप समझ जाइएगा। तो यहाँ से क्या निकल जाता है, इंटरेस्ट वाला अमाउंट आता है। अगर क्वेश्चन को एक स्टेप आगे बढ़ाता तो फिर आप जो इंटरेस्ट आता वो इसमें टिक कर देते। अमाउंट आपका कितना था, 21,296, प्रिंसिपल कितना है 16,000, तो 21,296 में से 16,000 घटा देते, वही आपको क्या होता है, इंटरेस्ट का अमाउंट हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि 67% ए अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्ण की तुलना में 192 अधिक है। जो उत्तीर्ण की तुलना में कितना है, 192 अधिक है। और बी 27% अंक प्राप्त करता है जो कि 48 अंकों के साथ फेल हो जाता है। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने योग्य अंक क्या है। देखिए पहले क्या कह रहा है कि ए 67% अंक प्राप्त करता है जो कि उत्तीर्ण की अंकों की तुलना में 192 अधिक है, जबकि बी 27% अंक प्राप्त करता है जो कि पासिंग मार्क में 48 अंक से फेल हो जाता है। बात को समझेंगे बहुत आराम से, ठीक है। जैसे ए को मिला 67% मार्क, ए का मार्क जो है वो 67% है। पहले क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। और ये मान लो अगर पासिंग मार्क है पी, तो पी से कितना अधिक है, 192 अधिक है। मतलब जो ए का 67% मार्क है वो पासिंग मार्क से 192 अधिक है। मतलब पासिंग मार्क अगर पी होता तो इससे कितना अधिक है, 192 अधिक है इसका 67% मार्क। और जो बी को मिला है 27% मार्क। क्वेश्चन समझ लो, आधी समस्या अपने आप दूर हो जाती है। जो 27% मार्क है ये पासिंग मार्क से 48 कम है। पासिंग मार्क कितना है, मान लो पी माना था और इससे कितना कम है, 48, पी माइनस 48, ठीक है। तो ए का 67% पासिंग मार्क से 192 अधिक है और बी का 27% मार्क मिला है जो कि पासिंग मार्क से 48 कम है। तो परीक्षा में पासिंग मार्क क्या है, ये पासिंग मतलब उत्तीर्ण होने योग्य अंक क्या है। तो पी आपसे पूछ रहे पासिंग मार्क, तो दोनों को हम बराबर कैसे लिख सकते हैं, बराबर ऐसे लिख सकते हैं। जैसे मान लो ए का 67% पासिंग मार्क से 192 अधिक है, कितना है, 192 अधिक है। तो हम क्या करेंगे, 67% में से अगर 192 नंबर घटा दें, 192 मार्क घटा दें, तो क्या होगा, वो पासिंग मार्क ही तो होगा। क्योंकि क्या 67% इक्वल्स टू मान लो कितना है, 192 प्लस पी। तो पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 67% माइनस 192 हो जाएगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर देखो बी का जो 27% है किसके बराबर है, ये पासिंग मार्क माइनस 48 के बराबर है। मतलब पासिंग मार्क में से 48 कम है, तो यहाँ से पी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, पासिंग मार्क। तो यहाँ से पासिंग मार्क हो जाएगा
27% ऑफ बी माइनस 48। तो यहाँ से पी की वैल्यू है, यहाँ से पी की वैल्यू, दोनों को बराबर रख दो। यहाँ पे क्या करें, 27% माइनस 48, सॉरी प्लस, यहाँ प्लस हो जाएगा, जब इस तरफ जाएगा, ये माइनस है ना, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो ये 27 इधर आएगा, तो 67 माइनस 27% इज इक्वल्स टू ये 48 प्लस 192, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 67, 7 में 7 गया 0, और 6 में से 2 गया 4, 40% है इज इक्वल्स टू, ये दोनों सम हो जाएगा, और सम होने के बाद आ जाएगा 162, सॉरी 240, 40% इज इक्वल्स टू 240, तो 1% इज इक्वल्स टू 1% इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1% आ जाएगा आपका 240/40 एंड इज इक्वल्स टू 6 अंक, ये 6 अंक आ गए। ठीक है, अब कह रहा है कि जब 27% में 48 जोड़ते तो पासिंग मार्क होता है। पासिंग मार्क क्या है यहाँ पे देखो, पी इक्वल टू 27% प्लस 48, यहाँ से पासिंग मार्क निकालो, 27% प्लस 48 मार्क जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, पासिंग मार्क हो जाएगा। अब 1% का मतलब है 6 अंक, तो 27% का मार्क मतलब कितना हो जाएगा, तो 27 इंटू 6 करेंगे, जब 27 इंटू 6 करेंगे इंटू 6 तो कितना आ जाएगा, 162 प्लस, ये हो गया 162 प्लस 48, और ये हो जाएगा आपका 210 मार्क। ये हो गया क्या आपका आंसर, ये क्या है, पासिंग मार्क। इस प्रकार से हम पासिंग मार्क निकाल लेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि 800 का 75% निकालो और फिर 120% निकालो और फिर 40% निकालो। इस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बहुत हम आसानी से एक ही स्टेप में कर लेंगे। ये हो जाएगा 800, डायरेक्ट इसका आंसर करेंगे, 800 इंटू 75/100 इंटू 120/100 इंटू 40/100, और इसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा आपका 288। तो आप यहाँ से 288 टिक कर लेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि एक वस्तु RS 300 रुपये में खरीदी और उस पर रुपया 50 मरम्मत के लिए खर्च किया गया। मतलब एक वस्तु है 300 रुपये में खरीदा गया है और उस पर 50 रुपये मरम्मत के लिए खर्च किया गया है, और इससे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए, जो कि लागत मूल्य से 10% अधिक है। तो आवश्यक बिक्री मूल्य रुपए में ज्ञात कीजिए। देखिए, वस्तु का पहले हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस यानी लागत, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे किसका, वस्तु का, जो वस्तु हमको बेचनी है। पहले क्वेश्चन को समझेंगे। कह रहा है कि एक वस्तु 300 रुपये में खरीदा गया, तो इसका पहले कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 300 रुपये में हमने खरीदा, लेकिन इसमें हमने 50 रुपया और लगा दिया मरम्मत में, तो 50 रुपये और ऐड करेंगे। ये सब हमारी कॉस्ट प्राइस है, लागत है, लगाया गया। ठीक है, 50 रुपये और इस पर लग गया, तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 350 हो गया, क्योंकि हमने 300 में खरीदा था लेकिन 50 रुपये हमने मरम्मत में खर्च कर दिया ना, तो इसका कॉस्ट प्राइस हो गया 350 रुपया। ठीक है, अब कह रहा है कि इसे 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए। हमको प्रॉफिट कितना चाहिए, 20%। प्रॉफिट हमको चाहिए 20%। प्रॉफिट का जो परसेंटेज है कितना चाहिए हमको, 20%। लेकिन और इसे अंकित मूल्य पर हमको 20% का लाभ चाहिए, जो कि लागत मूल्य से 10% अधिक है। लागत मूल्य हमारा कितना है, 350 है, और जो सेलिंग प्राइस होगा उससे 10% अधिक होगा। लागत मूल्य कितना होगा, इससे 10% अधिक होगा। अंकित मूल्य मतलब जो लिखा रहेगा, MRP जो लिखा होता है उस पर अंकित मूल्य होगा 10% अधिक होगा। अंकित मूल्य 10% अधिक होगा, मतलब ये जो प्रॉफिट है ना 20%, या अंकित मूल्य से 10% अधिक होगा। ठीक है, मतलब जो प्रॉफिट 20% हमें मिलेगा, लेकिन अंकित मूल्य पे अगर हम देखेंगे तो अंकित मूल्य प्लस 10%। ठीक है, सिर्फ अंकित मूल्य से हमें 10% ही अधिक दिखाई देगा। मतलब जैसे होता है ना कि हम दुकान पे जाते हैं तो दुकान वाला कहता है भैया देखो ये जो MRP है इससे हम 10% ज़्यादा ले रहे हैं, मतलब ये MRP एक तरीके से, लेकिन ये ऑलरेडी लागत मूल्य पे 10% बढ़ा दिया गया है।
बात को समझेंगे। जैसे दुकान वाला क्या कहता है कि देखो भैया इस पे एमआरपी है या फिर जो भी हमारी लागत है उससे 10% से ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में कितना ले रहा है, वो वास्तव में आपसे 20% ले रहा है। मतलब ये 350 पे पहले ही वो 10% बढ़ा देगा। मतलब अंकित मूल्य जो होगा ये लागत मूल्य पे 10% पहले ही बढ़ जाएगा ये। और फिर जब बचेगा सिर्फ हम उसको दिखाने के लिए सिर्फ कहेंगे जो हमारा लागत है उससे हम 10% ले रहे हैं, लेकिन ओवरऑल हम कितना प्रॉफिट ले रहे हैं, 20% ले रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले अंकित मूल्य निकालेंगे। अंकित मूल्य हम पहले ही 10% बढ़ा लेंगे। तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा आपका 350। नया मूल्य निकालना तो हमने डायरेक्ट आपको बताया, जैसे नई सैलरी निकालनी हो तो अगर 10% बढ़ा तो हमने क्या कहा था, डायरेक्ट क्या कर लेंगे 110/100 कर लेंगे। या फिर क्या करेंगे आप, इसका पहले 10% निकालो और फिर उसमें जोड़ो, या फिर आप डायरेक्ट कर लो 350 इंटू 110/10 100। जैसे किसी की सैलरी 10% बढ़ रही थी तो 110/100 कर ले रहे थे, तो इससे डायरेक्ट आपका क्या आ जाएगा 385 क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा। अब जैसे दिखाई हम क्या देंगे, दिखाई लोगों को ये दिखाएंगे कि हम 350 हमारा लागत मूल्य है और इस पर हम 10% फ़ायदा ले रहे हैं, लेकिन जबकि हमारा लागत मूल्य क्या है 350 है और इस पर हम 20% फ़ायदा ले रहे हैं। बात को समझेंगे। अंकित मूल्य ही हमने बढ़ा दिया और इसी को हम लागत बताएंगे। इसी को हम क्या बताएंगे, लागत बताएंगे कि हमारा 385 का लागत है और इस पर हम सिर्फ 10% का फ़ायदा ले रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा है। तो बोला आवश्यक बिक्री मूल्य रुपये में बताओ। अब हमको कितना चाहिए, 20% का फ़ायदा चाहिए। वस्तु पर हमको कितना चाहिए, 20% का फ़ायदा चाहिए। वस्तु पे हमके वस्तु पर 20% का प्रॉफिट चाहिए, 20% प्रॉफिट। अब अंकित मूल्य को इसने बढ़ा दिया 385, तो क्या करेगा 385 इंटू 120/100 करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 462। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। सिस्टम थोड़ा सा हमारा हैंग कर रहा है। ये 462 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 462। तो सबसे पहले कह रहा है कि जो प्रॉफिट है ना ये लागत से 10% अधिक है, अंकित मूल्य से, सॉरी अंकित मूल्य से 10% अधिक है। तो इससे हमने अंकित मूल्य को 10% अधिक निकाल लिया, 110 वो किया तो 385 आ गया। अब इस पर फिर 20% निकाला तो 462 आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 462। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया होगा, आइए एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं। जैसे ये कह रहा है कि कोई वस्तु इसने 300 रुपये में खरीदी। जब 300 रुपये में खरीदी तो उस पर 50 रुपये क्या हो गया, मरम्मत का लग गया, तो इसका लागत हो गया 350, लागत हो गया 350। अब ये कह रहा है कि हमको 20% फ़ायदा चाहिए, लेकिन 20% किस पे चाहिए, अंकित मूल्य पर चाहिए। 20% हमको अंकित मूल्य पर चाहिए। और जो कह रहा है कि जो अंकित मूल्य है वो ऑलरेडी 10% ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, लागत मूल्य पे अंकित मूल्य निकालेंगे। तो अंकित मूल्य लागत पे 10% ज़्यादा है तो 110/100 करेंगे तो ये हो गया अंकित मूल्य। और इस अंकित मूल्य पर फिर वो 20% प्रॉफिट ले रहा है, तो इसी अंकित मूल्य पर 20% कितना हो जाएगा 462, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या है जबकि 20% और 10% की दो लगातार छूट दी जाती है। जैसे कह रहा है कि 20% और 10% की दो लगातार छूटें दी जाती हैं, तो लागू होने वाली छूट क्या है, मतलब घुमा के पूछा है। घुमा के कैसे पूछा है, जैसे मैं आपसे कहता था कि अगर मान लो आपके पास 100 रुपया है, फॉर एन एग्जाम्पल, पहले 10% बढ़ा, फिर 20% बढ़ा, पहले 10% बढ़ा फिर 20% बढ़ा, तो नेट चेंज कितना हुआ, नेट चेंज कितना हुआ, नेट चेंज कितना हुआ। मैं आपको पहले इस पर कई सारे क्वेश्चन कराया, तो मैंने बताया था कि नेट चेंज आप क्या करते हैं, इसको मान लो x, इसको मान लो y, और यहाँ पर कर लो x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई बाई 100। इस प्रकार से मैंने बताया था। तो वही सेम क्वेश्चन है लेकिन घुमा के पूछा है। बोला लागू होने वाली प्रतिशत छूट है। क्या है छूट है, मतलब 20% का डिस्काउंट है, कोई सामान है जिस पर 20% का डिस्काउंट है, और फिर 10% का डिस्काउंट है। डिस्काउंट मतलब छूट है, छूट है मतलब कमी, माइनस 10% का डिस्काउंट है। तो ये कह रहा है कि नेट छूट कितना है, नेट डिस्काउंट कितना है, नेट डिस्काउंट कितना है। तो कुछ नहीं करना है, इसको मान लो x और इसको मान लो y, तो क्या हो जाएगा -20 प्लस -10 एंड प्लस -20 माइनस इंटू -10
डिवाइड बाई 100, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 28%। आंसर कितना आ जाएगा? आ जाएगा आपका -28%। मतलब कितनी छूट हमें मिल रही है? तो 28% की छूट मिल रही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि ब्याज दर ज्ञात करें। हमको क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। जब 1000 रुपये का मूलधन, मतलब निवेश कितना है? 1000 रुपया। प्रिंसिपल आपका कितना है? 1000 रुपया है। 5 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज 440 रुपया प्राप्त होता है। प्रिंसिपल दे दिया है आपको 1000 रुपया और टाइम दे दिया है 5 ईयर। टाइम इज इक्वल टू 5 ईयर। समय दे दिया आपका 5 साल, और साधारण ब्याज है। कैसा ब्याज है? सिंपल इंटरेस्ट है, और वो आपको लास्ट में पैसा मिल रहा है 440 रुपया। तो हमने पहले ही फार्मूला बताया था सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी, मतलब प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितना दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट? नहीं दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। इंटू टाइम, टाइम दिया कितना? 5/100। इसमें वैल्यू रख दो। सिंपल इंटरेस्ट आपका 440 इक्वल्स टू पी, प्रिंसिपल दिया आपका 1000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 5 ईयर और बटे 100। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है? सिर्फ आर निकालना है। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आर आपका निकल जाएगा, और कितना आ जाएगा? 8.8%। 8.8% आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उस कालावधि को ज्ञात करें जिसमें 1000 रुपये मूलधन पर वार्षिक ब्याज दर 10% से 331 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ। तो देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे। दिया आपका निवेश, मतलब प्रिंसिपल, मूलधन 1000, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 10%। ये क्या है? पर ईयर है, बट CI है। क्या है ये? चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। और जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट मिला आपको, कितना मिला? 332 रुपये मिला। 332 रुपये मिला। तो पूछ रहा है कि समय ज्ञात करें। कालावधि मतलब समय, टाइम पूछ रहा है। जो ये आप यहाँ पे एन लिखते हो, ये पूछ रहा है। एन फार्मूला क्या होता है? इज इक्वल्स टू पी ब्रैकेट में 1 + R/100 के पावर n, ये होता है। ये क्या निकलेगा? जो ए लिखा है क्या होता है? ये अमाउंट होता है। ये पी क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। तो यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है। तो मिश्रधन दे रखा है। चक्रवृद्धि ब्याज 331 है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? 331 है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? अमाउंट निकाल लेते हैं। देखो अमाउंट क्या होता है? अमाउंट मैंने पहले ही आपको बताया था। अमाउंट दो चीज़ों को मिला के होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल मतलब जो आपने निवेश किया है, और प्लस इंटरेस्ट जो आपका ब्याज दर है। ब्याज दर यही होता है आपका क्या? अमाउंट। तो प्रिंसिपल दिया था इसने 1000, कितना दिया? 1000, और ब्याज दर दिया 332। तो कितना हो गया? 1000 + 332। ये क्या हो गया? अमाउंट हो गया। ये क्या हो गया? अमाउंट, जिसे हम ए से दिखा रहे हैं। अब सारे वैल्यूज़ को हम रखेंगे। तो अमाउंट हो गया आपका 1331 रुपया। सॉरी, ये 331 है। ये 332 नहीं, 331 है। ये 331 है। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1331। सारे वैल्यूज़ को यहाँ रखेंगे। तो एक ही जगह पे हो गया 1331। प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है 1000, 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 10% डिवाइड बाई 100, और टाइम आपसे पूछ रहा है, n पूछ रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 1331 बटे 1000 इक्वल्स टू, इस तरफ हो जाएगा 11/10 पावर n। क्यों? क्योंकि हो जाएगा 100, और ये LCM हो जाएगा 100, फिर
ऊपर करेंगे 100 + 10 x 110/10 100 तो हो जाएगा 11/10। और ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो डायरेक्ट आपको क्या मिलेगा, कंप्लीट मिलेगा पावर। तो इसका जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 11 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 11/10 की पावर 3 टाइम। ऐसे वाले में ऐसे कंप्लीट आ जाता है, कभी भी आप देखेंगे तो फिर हो जाएगा 11/10 की पावर n। और जब भी बेस सेम हो, ये मैंने आपको रेशियो और प्रोपोर्शन में पढ़ाया था, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, सेम हो जाता है, पावर इक्वल हो जाते हैं। जब बेस सेम होता है तो पावर इक्वल हो जाता है, तो बेस दोनों का सेम हो गया तो पावर क्या हो जाएगा, n = 3। तो इसका टाइम पीरियड क्या हो गया, 3 वर्ष। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक खुदरा विक्रेता, मतलब कोई शॉपकीपर है, क्वेश्चन क्लियर, हाँ, एक खुदरा विक्रेता ₹10 की दर से 7 वस्तुएं और 11 की दर से 9 वस्तुएं, ₹15 की दर से 14 वस्तुएं खरीदी। मतलब उसने 3 वस्तुएं खरीदी, ठीक है, 10 की दर से 7 वस्तुएं खरीदी, मतलब @10 10 रुपये, एक वस्तु की कीमत थी 10 रुपया और 7 वस्तुएं खरीदी। 11 रुपया की दर से 9 वस्तुएं खरीदी और 15 रुपये की दर से 14 वस्तुएं खरीदी। तो यदि प्रति वस्तु बिक्री मूल्य ज्ञात करिए, यदि माना जाता है कि औसत लागत पर 20% का लाभ होना चाहिए, तो सबसे पहले हम क्या निकालना पड़ेगा, औसत लागत निकालना पड़ेगा। तो देखिए 10 रुपये की दर से 7 वस्तुएं खरीदी, तो 10 रुपये की दर से @10 कितनी वस्तुएं खरीदी, 7 वस्तुएं खरीदी, 7 वस्तु खरीदा। तो लागत कितना हो गया इन 7 वस्तुओं का, इन 7 वस्तुओं का लागत हो गया 10 × 7। और इसी प्रकार से @11 के हिसाब से इसने कितनी वस्तुएं खरीदी, 9 वस्तुएं खरीदी। तो लागत कितना हो गया 11 × 9। उसी प्रकार से @15 के हिसाब से इसने 14 वस्तुएं खरीदी। तो लागत कितना हो गया 15 × 14। × 14 हो गया। इंटू 14 तो हो गया 15 × 14। तो एक विक्रेता है, मतलब दुकानदार है, जो कि 10 रुपये के हिसाब से 7 सामान खरीदा। तो टोटल पैसा कितना हो गया, 10 × 7 हो गया 70 रुपये। 11 रुपये के हिसाब से 9 सामान खरीदा, 9 वस्तुओं को खरीदा। तो 9 वस्तु, एक वस्तु है 11 रुपये का, तो 9 वस्तु कितने का हो गया, 11 × 9 99 रुपया, 99 रुपी। और इसी प्रकार से 15 रुपये के हिसाब से, मतलब एक वस्तु की कीमत 15 रुपया, तो 14 वस्तुएं खरीदी, तो हो गया 15 × 14 और ये हो गया आपका 210 रुपी। तो ये कह रहा है कि यदि औसत लागत पर 20% का फ़ायदा चाहिए तो एक वस्तु की कीमत क्या होगी। बोल रहा है कि प्रति वस्तु बिक्री मूल्य, मतलब एक वस्तु बेचने की कीमत, मतलब कि सेलिंग प्राइस, एक वस्तु का बिक्री मूल्य क्या होगा अगर टोटल औसत पर 20% का फ़ायदा चाहिए। तो पहले हम टोटल औसत निकालेंगे। टोटल औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले सारा पैसा जोड़ लेंगे और सारा सामान जोड़ लेंगे। तो सारा पैसा कैसे जोड़ेंगे, ये देखिए हमने 10 रुपये के हिसाब से 7 वस्तुओं की कीमत 70 रुपये, 11 रुपये के हिसाब से 9 वस्तुओं की कीमत 99 रुपये और 15 रुपया एक वस्तु का और 14 वस्तु की कीमत 210 रुपये। इन सबको हम ऐड कर लेंगे और इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 379 रुपये। और कुल सामान कितना है, ये तो हो गया कुल पैसा, और सामान सारा जोड़ लीजिए। तो सारा सामान देखिए, सामान यहाँ पर देखिए 10 रुपये का 7 सामान है, 11 रुपया पर सामान के हिसाब से 9 सामान है, 15 रुपया पर सामान, मतलब एक सामान की कीमत 15 रुपये, 14 सामान है। इन तीनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 30। तो 30 सामान की कीमत हो गई आपकी 379। तो औसत लागत निकालेंगे, मतलब एक सामान की कीमत औसत
औसत लागत कितना हो जाएगा आपका, औसत लागत, ये औसत लागत मतलब औसत पैसा 379/30, इससे आपका निकल जाएगा औसत लागत निकल जाएगा। ठीक है, अब ये एक सामान की कीमत हो गई 379/30। अब इसको हम काटेंगे नहीं, पॉइंट में आ जाएगा, कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। हम इसी पर देखते हैं कि हमको इस औसत लागत पर 20% का फ़ायदा चाहिए, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, बिक्री मूल्य क्या होगा एक सामान का। तो ये औसत लागत ही क्या होगा, ये एक पीस सामान का औसत मूल्य हो गया, एक वस्तु का औसत मूल्य, एक वस्तु का औसत मूल्य, एक वस्तु का औसत मूल्य हो गया ये। और अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है एक वस्तु का बिक्री मूल्य। हमको निकालना है एक वस्तु का, पूरा ही लिख देता हूँ मैं, कन्फ्यूजन ना हो, एक वस्तु का बिक्री मूल्य यानी कि विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य निकालना है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है और हमको प्रॉफिट कमाना है 20%, प्रॉफिट कमाना है हमको 20%, जो प्रॉफिट अर्न करना है हमें वो 20%। प्रॉफिट कितना अर्न करना है, 20%। 20% प्रॉफिट के हिसाब से एक वस्तु का हमको बिक्री मूल्य निकालना है। तो औसत मूल्य कितना हो गया, 379/30, 379/30 ये औसत मूल्य है। और बिक्री मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीधे हमने क्या बताया था कि अगर 20% प्रॉफिट है या 20% इंक्रीमेंट है तो क्या करेंगे, 120/100, 120/100 कर देंगे। तो एक वस्तु का हमारा बिक्री मूल्य आ जाएगा 1516/100 सॉल्व करने पर, और ये आ जाएगा आपका 15 रुपया 16 पैसा, एक वस्तु का बिक्री मूल्य। अरे ऑप्शन में दिया हुआ 15 रुपया 16 पैसा, ये आपका ऑप्शन ए सही होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक सेट में तीन से शुरू होने वाले 5 पूर्णांक हैं। एक सेट में 3 से शुरू होने वाले 5 पूर्णांक हैं। अगर यदि सेट में से सबसे बड़ा पूर्णांक, मतलब एक सेट में 3 से शुरू होने वाले 5 लगातार पूर्णांक हैं, अगर सेट में से सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए तो उस सेट के औसत में कितने प्रतिशत की कमी होगी, ये आपको निकालना है कि उसमें कितने प्रतिशत की कमी होगी। मतलब बात को समझेंगे, ये कह रहा है कि 3 से शुरू होने वाली लगातार 5 पूर्णांक संख्या है। तो 3 से शुरू होने वाली पूर्णांक संख्या क्या हो जाएंगी, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो 3 से शुरू होने वाली ये 5 पूर्णांक संख्याएं हो गई। ठीक है, इनका औसत अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इन सबको जोड़ेंगे, 3 and 4 7, 5 12, 6 18 एंड 7 25। इनको सारों को हम ऐड कर लेंगे, मतलब इस सबको सम कर लेंगे, 3 + 4 + 5 + 6 + 7, ये ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो 25/5, इनका औसत कितना हो गया, 5। अब ये कह रहा है कि 3 से शुरू होने वाली 5 पूर्णांक संख्याओं में से यदि सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या को हटा दिया जाए, मतलब यहाँ पर जो था 3, 4, 5, 6 एंड 7, इसमें से 7 को हटा दिया जाए, 7 को हटा दिया जाए तो अब कितनी हो गई, 4 पूर्णांक संख्याएं हो गई। तो हो गया 3 + 4 + 5 + 6, और इसका हम निकालेंगे औसत, तो आ जाएगा 18/4 = 4.5। तो ये कह रहा है कि अब इस औसत में पहले के औसत से कितना कम हो गया, कितना प्रतिशत कम हो गया। तो क्या निकालना है आपको, परसेंटेज चेंज निकालना है, परसेंटेज चेंज, कितना प्रतिशत कम हो गया पहले से। तो कैसे निकालेंगे, तो इसको करने के लिए 5 - 4.5 / 5 × 100, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 - 4.5 हो जाएगा 0.5,
बाई 5 इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 10%। तो कितने प्रतिशत का बदलाव होगा? 10% की कमी हो गई। ऑप्शन बी करेक्ट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दस परसेंट और 30% की दो लगातार चिन्हित करने के बाद 10% और 30% के दो लगातार चिन्हित करने के बाद 20% की छूट पर एक वस्तु 2288 रुपये में बेची गई। वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात करो। आइए देखते हैं इसको। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई वस्तु है जिसका लागत मूल्य x रुपया है। पहले क्वेश्चन को समझेंगे। माना कोई वस्तु है, माना वस्तु का लागत मूल्य x रुपया है, वस्तु का लागत x मूल्य लागत x रुपया है। तो पहले समझेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि 10% और 30% के दो लगातार चिन्हित करने के बाद, इसका मतलब समझो, मतलब इंक्रीमेंट है। कोई वस्तु है जिसका लागत है x रुपया, पहले इसको 10% बढ़ाया गया। कितना बढ़ाया गया? 10% का क्या हुआ? इंक्रीमेंट हुआ, बढ़ाया गया, मतलब एरो मार्क कर रहा हूँ, बढ़ाया गया। फिर 30% बढ़ाया गया। उसके बाद जो इसकी कीमत हुई, ये 10% और 30% बढ़ाने के बाद जो नई कीमत मिली, उस कीमत में 20% की छूट दी गई। जो नई कीमत मिली, इसकी नया जो मूल्य हुआ, नया मूल्य, नई मूल्य, इसमें 20% का छूट मिला। मतलब 20% कॉस्ट को कम करके 20% इसकी कीमत को कम किया गया या छूट दिया गया। 20% का जब डिस्काउंट दिया गया, तब उसका जो विक्रय मूल्य था, मतलब जो सेलिंग प्राइस था, ये तो नया मूल्य हो गया। इसमें 20% का डिस्काउंट दिया गया। अब इसको जो विक्रय मूल्य हुआ, यहाँ पर इस प्रोसेस के बाद जो इसका विक्रय मूल्य हुआ, यानी कि सेलिंग प्राइस, वो हो गया आपका 2288, मतलब 2288 रुपी। तो ये कह रहा है कि उस वस्तु का लागत कितना है, x कितना है। तो देखो, सबसे पहले ये जो चिन्हित लिखा है ना, इसका मतलब क्या? इंक्रीमेंट है। तो हमने बताया था कि किसी भी चीज़ में जैसे 10% का इंक्रीमेंट हो तो हम डायरेक्ट कैसे निकालते हैं? हम कर लेते हैं 110/100। मैंने पहले इसका शॉर्टकट बताया था आपको, ठीक है। और उसके बाद फिर इसमें 30% का इंक्रीमेंट हुआ, तो हो गया, ये हो गया आपका 130/100। यही इसका क्या हो गया? ये इसका हो गया नया मूल्य। ये क्या हो गया? आपका नया मूल्य हो गया। ये इसका हो गया नया मूल्य हो गया ये। अब इस पे 20% का डिस्काउंट दिया गया। अच्छा, जब 20% डिस्काउंट दोगे, इस पे कितने का डिस्काउंट दिया गया? 20% का डिस्काउंट दिया गया है। और जब 20% डिस्काउंट देंगे तो बचा कितना? 80% ही तो बचा। अगर हम इस पे 20% छूट देंगे तो बचेगा कितना? 80%। मतलब 100 माइनस 20% करोगे तो बचेगा कितना? 80% ही तो बचेगा। मतलब कि जो इसकी फाइनल लागत होगी, इसका 80%, इसका 80%। तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 2288। तो इसको लिखेंगे कैसे? ऐसे लिखेंगे, जैसे ये तो नया मूल्य हो गया और इस पर 20% का छूट दिया गया, मतलब बचा कितना? 80%। तो हो जाएगा x इंटू 110/100 इंटू 130/100 इंटू 80%, मतलब 80/100। और ये 80/100 हुआ है, ये इक्वल्स टू है 2288 रुपी। ये इसका क्या है? विक्रय मूल्य है। तो पूछ रहा है x की वैल्यू क्या है, मतलब आपका लागत कितना है। जब इसको सॉल्व करेंगे हम, तब निकलेगा x की कीमत। आप सॉल्व आराम से करिएगा, और यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी वो आपका हो जाएगा 2000 रुपी। 2000 रुपी। ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं बहुत इजीली कट जाते हैं। आप काटेंगे तो सारा कट पीट के x इक्वल्स टू 2000 आएगा, और ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कपड़े का एक टुकड़ा
₹600 में ख़रीदा गया और सिलाई शुल्क 40 रुपया देने के बाद, सिलाई शुल्क कपड़े का एक टुकड़ा है जो 600 में ख़रीदा गया, आपने मार्केट में गए और आपने एक कपड़ा ख़रीदा, आपने मार्केट में गए और आपने एक कपड़ा ख़रीदा कितने का, 600 रुपये का, और इस पर जो सिलाई शुल्क लगा वो था 40 रुपया। सिलाई का जो आपने चार्ज दिया वो था 40 रुपी, 40 रुपया। तो कह रहा है कि देने के बाद 12.5% का लाभ पाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। ये 12.5% फ़ायदा चाहिए आपको। तो देखो सबसे पहले लागत निकालो, कपड़ा खरीदने का 600, सिलाने का 40 रुपया, तो लागत कितना हो गया टोटल, टोटल लागत यानी कि आपका कॉस्ट प्राइस CP लिखेंगे अगर, कितना हो गया, 640 हो गया। अब कह रहा है कि 640 पर, इस 640 पर आपको कितना प्रॉफिट चाहिए, इस 640 पर आपको प्रॉफिट चाहिए 12.5%, फिर आपको प्रॉफिट चाहिए 12.5%, 12.5%। तो इसका कीमत क्या होगा, तो सीधी सी बात है, इसका हमको निकालना है विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, बेचने का मूल्य। तो मैंने बताया था जब भी कहे 12.5% का इंक्रीमेंट या फिर 12.5% फ़ायदा, तो इसका मतलब क्या है, हमको सेलिंग प्राइस निकालने के लिए डायरेक्ट क्या करेंगे, 640 इंटू 112.5, डायरेक्ट इससे क्या निकलेगा, हमको सेलिंग प्राइस निकल जाएगा बाई 100, इक्वल्स टू आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 720 रुपी, 720 रुपी। अच्छा एक और चीज़ है, देखो ये तो डायरेक्ट हो जाता है, एक बार फिर से अगर आपको वैसे निकालना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका 12.5% निकालोगे और फिर 640 में जोड़ोगे, मतलब आप क्या करोगे, 640 का 12.5% निकालोगे इंटू 12.5 बाई 100, और जो रुपया आएगा उसको आप 640 में, मतलब क्या करोगे, 640 प्लस 640 का 12%, यही होगा क्या आपका विक्रय मूल्य। तो इस इतना 640 प्लस 640 इंटू 12.5 बाई 100 करने के बजाय आप डायरेक्ट कर सकते हो, आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो, क्या करना है, 640 इंटू 112.5 बाई 100 करेंगे तो डायरेक्ट इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। या तो पहले आप क्या लिखोगे, कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस का 12.5%, कॉस्ट प्राइस हो गया ये, कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस का 12.5% इंटू 12.5%, ये करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 720 रुपी, और 720 यहाँ पे दिया, ऑप्शन डी यही सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 30% और 10% का अनुक्रमित छूट देने के बाद, अनुक्रमित मतलब लगातार डिस्काउंट दिया गया, 30% और 10% का अनुक्रमित छूट देने के बाद वस्तु 945 रुपये में बेची गई, तो वस्तु का लागत मूल्य बताइए, वस्तु का लागत मूल्य बताइए। तो इसको कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। देखिए दिया 30, कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए, सबसे पहले मान लीजिए वस्तु की जो लागत है वो X रुपये है, वस्तु का क्या है, लागत मूल्य X रुपया है, वस्तु का जो लागत मूल्य है वो आपका है X रुपया, और डिस्काउंट दिया जा रहा है, वो डिस्काउंट कितना है, वो जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो है 30%, डिस्काउंट दिया जा रहा है वो है 30%, पहले डिस्काउंट दिया जा रहा है और फिर उस पर आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है 10%। डिस्काउंट मतलब डिक्रीमेंट, मतलब कमी आ रही है, उसमें लागत में कमी आ रही है। तो जब 30% और 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो अगर 30% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो बचेगा कितना, 100 माइनस 30 यानी कि 70% बचेगा, और 100 माइनस 10 यानी कि 90% बचेगा। देखिए जब डिस्काउंट की बात करें तो फाइनल प्राइस क्या होगा, 100 माइनस 30 कर ले, और अगर कहता ये इंक्रीमेंट है, अगर कहता कि 30% का इंक्रीमेंट है, तो आप क्या करते हैं 100 प्लस 30, फिर आप जो मल्टीप्लाई करते वो क्या करते 130 बाई 100 से करते, यही मैं हर जगह कर रहा हूँ, पहले भी आपको इसके बारे में समझाया हुआ था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 100 माइनस 30, मतलब 30% का डिस्काउंट है तो उसकी प्राइस बचेगी कितनी, 70% बचेगा, फिर 100 माइनस 10 कितना बचेगा, 90% बचेगा। तो अगर x है तो x का कितना बचा 70%, और फिर उसका कितना बचा 90%। तो हम क्या करेंगे, हम कर लेंगे डायरेक्ट x इंटू 70 बाई 100 इंटू
90/100 और यहाँ पे प्राइस कितना दे रखा है फिर 945, कितना दे रखा है 945, जो उसका बच रहा है फिर सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य वो 945 है। तो पूछ रहा है लागत कितना है, वस्तु का लागत मूल्य बताइए। यहाँ से हम x को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1500 रुपये। तो यहाँ पर लागत मूल्य कितना है 1500 रुपये। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दे रहा है 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए किसी निश्चित मूलधन को साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से 1 रुपया कम है, मूलधन ज्ञात करें। कह रहा है कि 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से 1 रुपया कम है, तो मूलधन ज्ञात करें। तो देखो 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर का एक फार्मूला होता है, उसको डायरेक्ट रट लो और डायरेक्ट आपके क्वेश्चन में लग जाएंगे, नहीं तो दूसरे तरीके से करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर का जो फार्मूला होता है वो आप नोट डाउन कर लीजिए और रट लीजिएगा। 2 वर्ष के लिए ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। 2 वर्ष के लिए साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर का जो फार्मूला होता है, जो अंतर का फार्मूला होता है, इसे डी से दिखा रहे हैं, ये होता है आपका PR²/100 का स्क्वायर, P कैपिटल P इंटू R²/100 का स्क्वायर, जिसका फार्मूला होता है। देखिए यहाँ पे क्या दिया 10%, 10% क्या है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसको हम कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हो गया आपका 10%। और P यहाँ पर नहीं दिया है आपका, और आपको क्या दिया डिफरेंस दिया, दोनों का अंतर दिया है। डिफरेंस दिया कितना 1 रुपये का, 1 रुपये का। P आपको नहीं दिया है, मूलधन निकालना है, P मतलब प्रिंसिपल आपको निकालना है, P मतलब प्रिंसिपल आपको निकालना है। ये क्या है प्रिंसिपल है, ये आपको निकालना है। तो निकाल लेंगे 1 = P इंटू 10 डिवाइड बाई 100 इंटू 100। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए और तुरंत आपका ये क्वेश्चन लग जाएगा। तो P यहाँ से सॉल्व करेंगे और P आपका आ जाएगा 100 रुपी। P जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 100 रुपी, और ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया 100 रुपी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 10% वार्षिक ब्याज की दर से, 10% की वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए 2000 रुपये पर मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में अंतर ज्ञात करें। तो देखिए आपका सीधे यहाँ पर फिर से वही फार्मूला लग जाएगा कि D = PR²/100। तो आइए इसका फार्मूला लिख लेते हैं पहले, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए 2000 रुपये के लिए मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज मतलब CI कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अंतर क्या है। तो इसका जो फार्मूला है वो ये है, 3 वर्ष की बात कर रहा है, 3 वर्ष के लिए, और इसके पहले क्या था 1 वर्ष के लिए था। ध्यान में रखेंगे दोनों के बीच में थोड़ा सा यहीं पे अंतर है, ये जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था वो 1 ईयर के लिए था, ये आपका 3 ईयर के लिए है। तो जो 3 वर्ष के लिए है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अंतर मतलब चक्रवृद्धि ब्याज एवं सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अंतर, या सही मतलब सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अंतर, इसका फार्मूला रट लीजिए और डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन हो जाता है कि बीच अंतर कैसे निकालते हैं। तो इसको भी हम डी से दिखाएंगे। इसके पहले जो मैंने करवाया था वो 1 ईयर के लिए था, वो वाला यहाँ पर नहीं लगेगा, यहाँ पर 3 ईयर वाला लगेगा। तो 3 ईयर के लिए जो फार्मूला है आपका वो है D = P ब्रैकेट में R/100 का स्क्वायर इंटू 300
प्लस आर डिवाइड बाई 300 प्लस आर डिवाइड बाई 100, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पी दिया है आपका 2000, प्रिंसिपल दिया है 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10%, तो आ जाएगा 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, और फिर यहाँ पे दिया है 300 प्लस 10 डिवाइड बाई 100, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 62 रुपी। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 62 रुपी। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है 40 के वर्ग का 40% का चौथाई ज्ञात करो। तो सिंपल है, 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 40 के वर्ग का मतलब 40 का स्क्वायर करेंगे, फिर उसका 40% निकालेंगे और उसका फिर 1/4 निकालेंगे। तो 40 का स्क्वायर इंटू 40% इंटू 1/4, तो ये हो जाएगा आपका 40 गुणे 40 यानी 40 इंटू 40 इंटू 40/100 इंटू 1/4 इंटू 1/4, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 160। ये इसका करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है, तो लाभ ज्ञात करो। कह रहा है किसी वस्तु का जो बिक्री मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, अगर उसको हम 3 गुना कर दें तो प्रॉफिट जो है 5 गुना हो जाता है, तो लाभ ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना वस्तु का क्रय मूल्य है x रुपया, माना वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो है आपका x रुपये, और विक्रय मूल्य है, जो विक्रय मूल्य है वो है y रुपये। तो प्रॉफिट कितना हो गया, अगर हम बात करेंगे प्रॉफिट यानी लाभ की, तो लाभ हो जाएगा आपका विक्रय माइनस क्रय मूल्य यानी कि y माइनस एक्स, ये y है, y माइनस एक्स क्या हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि अगर हम विक्रय मूल्य 3y कर दें, इफ़ यदि विक्रय मूल्य गुणे 3 कर दें, मतलब विक्रय मूल्य का 3 गुना कर दें, विक्रय मूल्य का हम 3 गुना कर दें, विक्रय मूल्य इंटू 3 यानी कि 3 इंटू वाई, तो जो प्रॉफिट है वो 5 गुना हो जाता है, यानी कि जो प्रॉफिट है वो आपका हो जाएगा 5 टाइम, मतलब y माइनस एक्स ही प्रॉफिट है, इसका कितना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि फिर प्रॉफिट बताओ, क्या पूछ रहा है आपसे, फिर कह रहा है कि लाभ बताओ, लाभ को हमको निकालना है कि हमारा प्रॉफिट कितना परसेंट है। तो विक्रय मूल्य आपका क्या है, y है, तो प्रश्नानुसार जो क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से क्या हो गया, अगर हम यहाँ पे क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया 3y, तो अगर हम 3y माइनस क्रय मूल्य कितना था, x था, यही तो होगा लाभ, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य यही होता है प्रॉफिट। तो ये कितना हो गया, 5 गुना हो गया। जब विक्रय मूल्य को हम 3 गुना किए, 3 टाइम किए, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, 5 गुना, y माइनस एक्स इंटू 5। तो कह रहा है कि लाभ बताओ। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा -2y बाई 2y इक्वल टू -4x। इसका मतलब ये हो गया कि y बाई एक्स
वाई बाई एक्स इक्वल्स टू 4/2 इक्वल्स टू 2/1। मतलब यह हो गया इसका कि जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य का दोगुना है। जो विक्रय मूल्य है, जो विक्रय मूल्य है यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, क्रय मूल्य का दोगुना है। मतलब 2 इंटू क्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है? परसेंटेज प्रॉफिट का फार्मूला आप जानते ही हैं। वो क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे 100 इंटू 100। मतलब कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य को हम अंग्रेजी में सेलिंग प्राइस कहते हैं, माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाई 100 इंटू 100। अब यहाँ पर देख रहे हैं विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का दोगुना है, तो हम डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 100 इंटू 100। तो इससे आपको प्रॉफिट क्या आ जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका डायरेक्ट जब सॉल्व करोगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा 100%। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया 100%। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि 110 लागत वाली एक वस्तु को 104.5 रुपये में बेचा गया। कह रहा है कि कोई वस्तु है जिसकी लागत थी 110 रुपया और इसको 104.5 रुपये में बेचा गया, तो कितने परसेंट का छूट मिला? परसेंटेज डिस्काउंट पूछ रहा है। तो परसेंटेज डिस्काउंट क्या हो जाएगा, डायरेक्ट परसेंटेज डिस्काउंट जो होगा, परसेंटेज डिस्काउंट अब परसेंटेज डिस्काउंट को ही हम और क्या कह सकते हैं, लॉस। मतलब जितना कम हुआ भाई, लागत से कम में बेचे हो ना, कॉस्ट प्राइस से छोटा है, मतलब सेलिंग प्राइस कम हो गया ना, तो आपको नुकसान ही तो हुआ। वही आप डिस्काउंट दिए जो आपको नुकसान हुआ है, तो क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा। सीधी सी बात है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा आपका देखो 110 रुपया है और सेलिंग प्राइस आपका 104 है, मतलब बेचने का मूल्य कम है। माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100 डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है आपका 110 माइनस 104.5 डिवाइड बाई 110 एंड इंटू 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5%। तो कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला, 5%। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन किया था, अच्छा एक क्वेश्चन, ठीक है, बढ़िया। अब सिस्टम क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, सिस्टम इसीलिए थोड़ा सा स्लो चल रहा है, इसीलिए आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की ज़रूरत महसूस हो तो आप कमेंट में मेंशन करिएगा, फिर मैं आपके लिए ढेर सारे क्वेश्चंस की श्रृंखला लेकर आऊँगा। आशा करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा, तो आप लेक्चर को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते रहिएगा। और आपका किसी टॉपिक पर स्पेशल डिमांड है तो उसे भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।